तो जय हिंद स्टूडेंट, हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं फिर से। तो जय हिंद स्टूडेंट, हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं अब नेक्स्ट वीडियो। ये पार्ट फर्स्ट हमने करा रखा है आपका। अब पार्ट सेकंड केमिस्ट्री चल रहा है स्टडी विद सोहिल सेंटर में, और चैप्टर फर्स्ट है, क्लास 12th है और इसका पार्ट फर्स्ट हो गया है। अब पार्ट सेकंड लाए हैं हम। पार्ट फर्स्ट में हम एक क्विक रिवीजन करा देते हैं, और आपको अगर हमारे यूट्यूब चैनल से और 2027 की तैयारी को बढ़िया से करना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स। ठीक है, हर प्रकार के नोट्स मिलेंगे आपको और आप अपनी तैयारी को बढ़िया से करते रहेंगे। जिसके तो हमने बताया आपको पदार्थ या द्रव्य। तो पदार्थ के बारे में बता दिया था। पदार्थ वस्तु की वह अवस्था है जो स्थान और द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, यही तो हमने लिखा था। क्या था हमारे पास में, एक बार इसको फिर से रिवीजन कर देते हैं। पदार्थ वस्तु की वह अवस्था जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है। पदार्थ ठोस, द्रव, गैस 3 प्रकार के होते हैं। मतलब इनके वर्गीकरण करेंगे अगर, तो वर्गीकरण कितने प्रकार का है? ठोस, द्रव, गैस। अब देखो, ठोस क्या है? बर्फ है। द्रव क्या है? पानी है। गैस क्या है? गैस। जब ठोस को हम क्या करते हैं? पिघलाते हैं तो क्या बनता है? पानी। पानी को और ज़्यादा टेम्परेचर पे, देखो 0 डिग्री सेल्सियस से, बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस से हम क्या करते हैं तो बनता है पानी। सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं तो क्या बनता है? पानी। उसके बाद में 100 डिग्री सेल्सियस अगर देते हैं तो क्या बनता है? गैस, मतलब भाप। ये प्रवृत्ति गलनांक और क्वथनांक के अंदर पाई जाती है। तो हम अभी इतना तो हमने बता दिया था, ये हमारा नोट पॉइंट था, तो इसको आप लिख लीजिए। अब हमें क्या है? ठोस। ठोस क्या होते हैं? पदार्थ की व्यवस्था होती है जिनका आयतन आकार निश्चित होता है, उन्हें हम ठोस कह देते हैं। इनके अंदर एक नोट पॉइंट लगाया था, इनके अंदर अंतराणविक आकर्षण बल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास था एक नेक्स्ट द्रव। द्रव था पदार्थ की व्यवस्था है जिसका आकार तो अनिश्चित है लेकिन आयतन निश्चित है। इसके लिए हमने ये एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि पानी को अगर हम एक इस टाइप के छोटे गिलास में डालेंगे तो 200 ग्राम पानी है, और इसी को कोई सी लंबे जे मान लो 2 ml का है, एग्जाम्पल के तौर पे ml का ग्लास है। ठीक है, तो इसके अंदर पानी कितना आया? पूरा। ये हो गया हमारे पास में 5 ml का। ठीक है, इसके अंदर कितना आया? ये इसकी लंबाई क्या कर दी हमने? बढ़ा दी। लेकिन इसको हमने क्या बना दिया? हांडी जैसा बना दिया, तो ये तली में ही पानी रह गया इसके। तो इस टाइप से हमने समझाया था कि द्रव जो है उसके आकार कैसे अनिश्चित है और आयतन कैसे निश्चित है। आयतन जो पानी का भार है, वो भार तो उतना ही रहेगा, लेकिन वो अपने हिसाब से जैसा वो एरिया देखेगा उसके हिसाब से अपने आप को बदल लेगा। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था गैस। गैस क्या थी? पदार्थ की व्यवस्था थी जिसका आयतन आकार निश्चित नहीं होता है। इसमें जो अणु होते हैं ना, गैस के अणु होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं जिस कमरे में बैठा हूँ, इस कमरे में गैस के अणु कैसे हैं? बहुत दूर दूर होंगे। जैसे कि इस कमरे में अगर कोई व्यक्ति एग्जाम्पल के तौर पे परफ्यूम लगाकर, इत्र लगाकर, सेंट लगाकर, कुछ भी लगा करके प्रवेश करता है तो बहुत दूर से ही उसके उसके जो स्मेल होती है उससे हमें पता लग जाता है। तो वो उसकी गैस के जो अणु होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कभी भी रसोई में किचन में आप खाना बनाते हुए होंगे और उसमें अगर गैस जैसे आप खुली छोड़ी आए, या गैस जो जलती होती है वो अगर एक अचानक किसी कारणवश बुझ जाती है तो वो जो गैस निकलती है, तो आप बाहर बैठे होते हैं तो आपको पता लग जाता है ये क्या है? गैस के अणु है। इनका आकार आयतन निश्चित नहीं है। जहाँ तक इनके अणु उड़ सकते हैं वहाँ तक ये जाएंगे। ठीक है, अब इसके अगला हमारे पास क्या था? अगला था हमारे पास में, अगला ये है हमारे पास में ठोसों के कुछ सामान्य लक्षण। क्या थे? आकार, आयतन क्या है? ठोसों में आकार, आयतन क्या है? निश्चित है। इनके बीच लगने वाला अंतराणविक आकर्षण बल क्या है? पहला पॉइंट होगा इसका, आकार आयतन निश्चित होगा। दूसरा पॉइंट होगा, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इनके बीच लगने वाला अंतराणविक आकर्षण बल क्या है? बहुत अधिक माना जाता है या प्रबल माना जाता है। ये ठोस क्या होते हैं? असंपीड़नीय होते हैं। इन ठोसों को दबाया नहीं जा सकता है। ठीक है, इन ठोसों को हम क्या नहीं कर सकते? दबा नहीं सकते। अगला क्या था? विसरण का गुण नहीं होता है। इस प्रकार के ठोसों में क्या नहीं होता? विसरण का गुण नहीं होता है। अगला, अवयवी कण जो होते हैं इनके
तो इनके जो अवयवी कण होते हैं वो मतलब मान के चलो निश्चित स्थान में उपस्थित होते हैं, ठीक है। इनके अवयवी कण एक निश्चित स्थान पर उपस्थित होते हैं, मैंने ये लिखा था, इनके अवयवी कण निश्चित स्थान पर उपस्थित होते हैं, ये हमने अपना कल देखा था, ठीक है। तो इतना हमारे पास में, लेकिन हमने यहाँ पर हेडिंग डाली थी आपके लिए ठोसों का वर्गीकरण, ठीक है। अब हम देखते हैं ठोसों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ठोसों का वर्गीकरण क्या है, ठोसों, तो हम इसे कह सकते हैं ठोसों के वर्गीकरण में एक लाइन लिख लीजिए आप। अब हमारा ये चैप्टर शुरू हो रहा है, मतलब चैप्टर का पार्ट 2 शुरू हो रहा है। घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर, मतलब ठोसों के घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस पदार्थ को निम्न 2 भागों में बांटा गया है। घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस कणों को निम्न 2 भागों में बांटा गया है। इसको शॉर्ट में लिख दूं अगर मैं, घटक कणों की, कण लिख देता हूँ, घटक कणों की जो व्यवस्था है उसके आधार पर, व्यवस्था के आधार पर ठोसों को 2 भागों में बांटा गया है, या 2 प्रकार से बांटा गया है, 2 प्रकार से बांटा है, ठीक है। ये आपका शॉर्ट में हो गया। अब इसको हमने घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को 2 प्रकार से बांटा गया है। अब हम वो भी देख लेते हैं कैसे 2 प्रकार से कैसा बांटा है। तो नंबर 1 हम लिखते हैं यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस, नंबर 1 है हमारे पास में क्रिस्टलीय ठोस। अब नंबर 2 होगा हमारे पास में, नंबर 2 होगा हमारे पास अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। नंबर 2 है हमारे पास में अक्रिस्टलीय ठोस। अब इसके आधार पर हम देखते हैं इनकी परिभाषाओं को भी, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। एग्जाम्पल और हेडिंग, सॉरी हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है, सब चीज़ आपको अभी बताई जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास में, एक मिनट, ये पेन दिक्कत कर रहा है। तो क्रिस्टलीय ठोस की हेडिंग डाल ली। अब इसमें लिखो, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अवयवी कण निश्चित और नियमित व्यवस्था में होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अवयवी कण, क्रिस्टलीय ठोस ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अवयवी कण निश्चित और नियमित व्यवस्था में होते हैं, उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थ, ठीक है, आप लिख देते हैं ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थ के अवयवी कण, अवयवी कण क्या है, जो इस कणों की व्यवस्था से ये बने हैं। अवयवी कण निश्चित, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अवयवी कण निश्चित और नियमित व्यवस्था में होते हैं, नियमित व्यवस्था में होते हैं, उन्हें क्या कह देते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कह देते हैं। या क्रिस्टलीय ठोस को हम क्या कहते हैं, एक और नोट पॉइंट में लिख लीजिए, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अवयवी कण निश्चित और नियमित व्यवस्था में होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोस को एक नोट पॉइंट में लिख लीजिए, क्रिस्टलीय ठोस को एक नोट पॉइंट में लिखेंगे आप, क्या क्रिस्टलीय ठोस को दीर्घपरासी ठोस भी कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस को दीर्घपरासी, ये 1 नंबर में अगर पूछ ले तो लिख देना, क्रिस्टलीय ठोस को दीर्घपरासी भी कहा जाता है। अब हमारे पास में ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें, वरना ये जो हैं मतलब जितना भी हम पढ़ा रहे हैं, मतलब ये सारा का सारा आपको हम किस में देंगे, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं, बढ़िया से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो हम अगला यहाँ पर लिख देते हैं इसको, ये मतलब इसका क्या है, 2 है, ठीक है, पार्ट, पेज नंबर 2। तो ये पेज नंबर के अकॉर्डिंग ही हम आपको देंगे। अब हम आपका चलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस पर। अक्रिस्टलीय ठोस क्या है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस में हम देखेंगे कि अक्रिस्टलीय ठोस में क्या हो जाएगा, जिसका आकार, ठीक। एक बार क्रिस्टलीय ठोस के गुण भी देख लेते हैं, ठीक है।
क्रिस्टलीय ठोस के गुण या उपयोग। तो क्रिस्टलीय ठोस के एक साथ ही लिखाते हुए चल रहे हैं ना, दोनों एक साथ हो जाएंगे। क्रिस्टलीय ठोस के उपयोग, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस के उपयोग। हम ये दोनों चीज़ें एक साथ लिखा देंगे तो फिर इसको अलग से लिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये पेज नंबर कितना है, क्योंकि ये टेलीग्राम में डाला जाएगा ग्रुप में, तो आपको पेज नंबर से भी पता होना चाहिए, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस जैसे कि हीरा क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। हीरा यहाँ लिख सकते हैं क्रिस्टलीय, आप भी लिखते रहें, हीरा क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये तो मैंने पूरा ही लिख दिया, क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण। अब क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, इसका उपयोग किस में किया जाता है, आभूषण बनाने में। इसका उपयोग आभूषण बनाने में, ठीक है। ये तो पूरा एक पॉइंट है, ठीक। अब मैं इसका अगर एक एग्जांपल दूं, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस का हीरा सबसे अच्छा उदाहरण क्यों है, क्योंकि इसकी जो एक आकृति होती है, आकृति, ठीक है, वो नियमित होती है, ठीक है। वो क्या होती है, नियमित होती है। तो इसलिए हमने क्या कहा है, क्रिस्टलीय ठोस हीरा, मतलब जो हीरा है क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण है। क्रिस्टलीय ठोस के अगले पार्ट में हम एक आकृति भी ले आएंगे और उसकी आकृति बनाएंगे, और उस आकृति को आप यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। वरना कोई दिक्कत नहीं, आपने एग्जाम्पल लिखना है क्योंकि उपयोग की बात कर रही है। कच्चे उत्पाद के रूप में क्रिस्टलीय ठोस उपयोग किया जाता है, कच्चे उत्पादों के रूप में क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी हम कच्चे उत्पाद के रूप में क्या किया जाता है, क्रिस्टलीय ठोस उपयोग किया जाता है। उपयोग होगा, ठीक है। अगला पॉइंट इसका क्या होगा हमारे पास में, इतने ही देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को कच्चे उत्पाद के रूप में उपयोग किया जाता है। अब हमारी जो हेडिंग आएगी वो आएगी अक्रिस्टलीय ठोस। अब इसमें लिखते हैं हम ऐसे, ठीक है। ये क्या है, ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनके अवयवी कणों क्या होते हैं, निश्चित। इनके अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होती है, निश्चित और नियमित नहीं होती है, ठीक है। निश्चित तथा नियमित नहीं होती, ठीक है, नहीं होती। इनके अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित और नियमित नहीं होती, ठीक है। अब हमने इसको देखना है कि इसका क्या मतलब कैसे वो करने वाले हैं हम। देखिए इसको क्या है, ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनके अवयवी कणों की व्यवस्था जो है निश्चित और नियमित नहीं होती है, क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। और अब नोट पॉइंट में लिख लो, अक्रिस्टलीय ठोस को लघुपरासी भी कहा जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस को लघुपरासी भी कहा जाता है। लघुपरासी, उसको क्या कह रहे थे हम, दीर्घपरासी, इसको क्या कह रहे हैं, लघुपरासी। इनके उपयोग देख लेते हैं, ठीक है। उपयोग हेडिंग डाल देते हैं, उपयोग। अगर कोई दिक्कत लगती हो या समझने में कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं कि यहाँ दिक्कत है, हम उसकी एक वीडियो के माध्यम से सही करने का प्रयास करेंगे। जैसे रबड़, ठीक है, और अक्रिस्टलीय ठोस है। रबड़ एक अक्रिस्टलीय ठोस है, ऐसे ही लिख देते हैं, अक्रिस्टलीय, अलग अलग क्या लिखना, अक्रिस्टलीय ठोस है।
अब इसके बाद में हमारे पास में, अब अगर इसको देखा जाए, रबड़ क्या है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम, टायर, ट्यूब या जूते बनाने में रबड़ का उपयोग करते हैं हम। ये अगर हम करें तो इसका उपयोग, रबड़ का उपयोग कहाँ होता है, किस में होगा, टायर, ट्यूब और जूते बनाने में। अब अगर कांच देखें, कांच भी तो एक आक्रिस्टलीय ठोस होगा, ठीक है, एक आक्रिस्टलीय ठोस है, आक्रिस्टलीय ठोस है, जिसका उपयोग हम सजावटी सामान बनाने में करते हैं, इसका उपयोग हम सजावटी सामान बनाने में करते हैं, ठीक है। तो जैसे लेंस है हो गया हमारे, अगर हम लिखें यहाँ पर लेंस में भी किया जाता है कांच का उपयोग, तो लेंस मतलब कैमरे का लेंस हो गया, ठीक है। आँख में जो उस चश्मे के अंदर लेंस आते हैं, चश्मे का मतलब शीशा होता है, ये सब वगैरह। अब अगर हम देखें, इनके अंतर देखें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में, क्रिस्टलीय ठोस वह होते हैं जिनका आकार, अगर एक भाषा बोली जाए, मतलब जे अगर एक तरीके से इसका आंसर दिया जाए, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस उन्हें कहा जाता है जिनका आकार व आकृति, ठीक है, आकृति निश्चित होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठीक है। और अक्रिस्टलीय ठोस किन्हें कहते हैं हम, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अवयवी कणों में निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है, अवयवी कणों की आकृति व आकार निश्चित नहीं होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर शीशा है हमारे पास में, शीशे को तोड़ दें तो इनका आकार आकृति निश्चित नहीं होगी, लेकिन अगर हम किसी ठोस पदार्थ को काटें, ठीक है, तो उनका आकार व आकृति क्या होगी, निश्चित होगी। हम यहाँ पर अब देखते हैं, इनके अंतर देखते हैं, ठीक है, आकृति के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, गलनांक के आधार पर, ठीक है, और प्रकृति के आधार पर। फिर एक एक उदाहरण देखेंगे, ठीक। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं अंतर। अंतर आप डालें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, फिर मैं उसके बाद में इसको लिखाता हूँ। आप क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर लिखा लिया, अंतर के आधार पर, यहाँ पर लिखना अंतर के आधार पर, ठीक है, अंतर के आधार पर, एक ऐसे करके बॉक्स बना लो, अंतर के आधार पर, इस टाइप से। फिर लिखना एक साइड क्रिस्टलीय ठोस, फिर एक साइड लिखना अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। ये जो हमारा पार्ट है ना, इस पार्ट को हम इसी के ही अंदर पूरा लेने की कोशिश करेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे कि अब यहाँ पर पहला पॉइंट आ जाएगा आपका आकृति। मैंने बोला था इनका आकृति व आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है हमें क्रिस्टलीय ठोस को, यहाँ पहली हेडिंग आ जाएगी हमारी आकृति, तो इसमें लिखना है निश्चित नियमित होती है, इनकी आकृति निश्चित और नियमित होती है, और इसमें लिखना है अनिश्चित होती है, अक्रिस्टलीय ठोस होगी। मतलब हम किसी भी पदार्थ को अगर इसको ही देखें, हम ये हमारे पास में प्लास्टिक है, इसको हम आकार कैसा भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर ये हम जल जाए तो इसका आकार चेंज हो सकता है, पिघला दें मतलब, तो इसका आकार चेंज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी ठोस पदार्थ को हम बना करके आकृति उसकी चेंज कर सकते हैं, ठोस पदार्थ की उसकी आकृति को हम चेंजिंग कर सकते हैं या उसी व्यवस्था में दोबारा ला सकते हैं। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो लोग सोने की चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो करते हैं, क्या नाम है उसका, ठोस होता है वो, तो उसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो चेंज करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब उसकी आकृति को परिवर्तित करके दूसरी में, फिर उसी में ही बना सकते हैं, फिर उसको चेंज करके दूसरी में, मतलब सोने को क्या कर सकते हैं हम, एक आकृति से दूसरी आकृति में, दूसरी आकृति से एक आकृति में। तो इसलिए निश्चित आकृति एवं क्या होती है, नियमित होती है, इनकी आकृति निश्चित एवं नियमित होती है, इसमें आ जाएगा ठोसों में। अब इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट आएगा अवयवी कण, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, की व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, इसमें लिखना है निश्चित ज्यामिति, इसमें लिखना है निश्चित ज्यामिति ये व्यवस्था होती है, निश्चित ज्यामिति व्यवस्था होती है,
ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ निश्चित एवं नियमित। ठीक है, नियमित। और यहाँ पर लिखना है निश्चित ज्यामिति। ये निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। इसमें क्या है, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होगी, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है। ऊपर वाले में तो अनिश्चित आ जाएगा, मैं सभी लिखता हूँ। ठीक है, निश्चित। इसमें क्या है, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती। ठीक है, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती। अब अगर हम देखे जाएं गलनांक एवं क्वथनांक के आधार पर, गलनांक एवं क्वथनांक के आधार पर, गलनांक एवं क्वथनांक के आधार पर, तो क्वथनांक के आधार पर अगर गलनांक और क्वथनांक को देखें हम सबसे पहले तो यहाँ पर गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होता है और इसका गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। गलनांक इसमें लिख देते हैं, फिर समझाते हैं इसको। गलनांक और क्वथनांक एवं क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख ही देते हैं, उदाहरण कॉपर, आयरन, यहाँ पर कांच, रबड़, प्लास्टिक, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब क्वथनांक क्या होता है, यहाँ पर देखो हमने लिखा था, जैसे जो गलनांक है, सबसे पहले गलनांक, तो जैसे हमारे पास बर्फ है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं हम बर्फ। ये है हमारे पास में बर्फ। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, बर्फ को पानी में बनाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी प्रवृत्ति होती है, जैसे 0 डिग्री पर बना रहे हैं हम, तो ये है हमारे पास गलनांक। ठीक है, और लेकिन क्वथनांक के आधार पर देखें हम, जैसे बर्फ को पानी बनाते हैं तो गलनांक की प्रवृत्ति, और पानी को अगर हम भाप बनाएं 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर गैस बनाते हैं तो ये कौन सी प्रवृत्ति है, क्वथनांक की। ठीक है, अगर गलनांक है, बर्फ को पानी में बदला जा रहा है तो वो गलनांक है। क्वथनांक, पानी को गैस में बदला जा रहा है तो वो क्या है, क्वथनांक है। ठीक है, अब एक बार कोई रिवीजन कर लेते हैं इसका। क्या है रिवीजन में, आप देखें हम तो हमारे पास में क्या था, ये थे ठोसों की प्रवृत्ति। ठोस मतलब ठोसों को उनके घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर 2 प्रकार से बांटा गया था, क्रिस्टलीय ठोस थे और अक्रिस्टलीय ठोस थे। क्रिस्टलीय ठोस ऐसे पदार्थ हैं जिनके अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होती है, निश्चित, और ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए ऐसे क्रिस्टलीय ठोस ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित और क्या होती है, नियमित होती है, उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यही क्रिस्टलीय ठोस कैसे क्या कहलाते हैं, दीर्घपरासी कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या लिखा, कॉपर। जैसे किसी भी पदार्थ को हम मतलब जिनका आकार और आकृति निश्चित होती है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा था कॉपर और आयरन। हमने एक एग्जाम्पल और लिया, जैसे कि गोल्ड का ले लिया था, उनका आकार भी और आकृति भी निश्चित होती है। ठीक है, हम उनको कैसे भी परिवर्तित कर सकते हैं। अब ठोस, अब हमारे पास में आया था क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या है, इसके गुण थे, हीरा एक क्रिस्टलीय ठोस का अच्छा उदाहरण है। इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, कोई वो नहीं है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर आपने लिखा
देखो एग्जाम्पल हमने दो पढ़े, आयरन और कॉपर, लेकिन हीरा भी मिल गया क्रिस्टलीय ठोस का, तो इस आभूषण बनाने में किया जाता है। ठीक है, जो हीरे की जो मतलब क्या नाम है उसका आकृति है, इसको हम अगले पार्ट में लेकर के आएंगे, बनाकर दिखाएंगे तुम्हें कि हीरे की आकृति कैसी होती है। या ये तो पूरा टॉपिक है हीरे के आधार पर, हीरे के बारे में तो वो बताएंगे। हीरा एक क्रिस्टलीय ठोस का अच्छा उदाहरण है, इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। कच्चे पदार्थ भी या कच्चे उत्पाद भी क्या हैं, क्रिस्टलीय ठोस है। हाँ, क्रिस्टलीय ठोस ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित और नियमित नहीं होती है, उन्हें क्या कह देते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कह देते हैं। इनमें लघु परासी होते हैं, जैसे कि रबड़ क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। रबड़ से हम क्या बनाते हैं, जैसे जूते बना लिए, ठीक है, और क्या बना लिया, टायर ट्यूब बना लिए ये। और हमने क्या देखा, कांच का उपयोग सजावटी सामान बनाने में, लेंस बनाने में किया जाता है। फिर हमने क्रिस्टलीय ठोसों में अंतर देख लिए, आकृति के आधार पर इनकी आकृति व आकार निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय में अनिश्चित होता है। अवयवी कण क्या है, क्रिस्टलीय ठोस के बहुत पास होते हैं, ज्यामितीय व्यवस्था होती है, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि अवयवी कणों की क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत पास होते हैं। इनमें अंतराणविक आकर्षण बल क्या होता है, अवयवी कणों में बहुत पास होता है। क्योंकि मैंने शायद इस वाले टॉपिक को समझाया नहीं था, इस वाले को तो समझा दिया था। इस वाले को समझाने क्या है, ये पहले से भी रिलेट कर रहा है, तो इसको वैसे भी समझ गए होगी, लेकिन ये नहीं समझाया था। अवयवी कणों की व्यवस्था क्या है, इसमें लिखा है निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था क्या होती है, मतलब इसमें जो अंतराणविक आकर्षण बल पाया जाता है वो एक नियमित और निश्चित होता है। कैसे करके, कि इनमें बहुत पास अंतराणविक आकर्षण बल पाए जाते हैं, ठीक है, और जो क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अंतराणविक आकर्षण बल थोड़ा दूर होता है क्रिस्टलीय ठोसों में, और इनकी ज्यामितीय व्यवस्था भी निश्चित नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पर गलनांक क्या होता है, गलनांक का मतलब होता है बर्फ से पानी बनाना, गलनांक है, और क्वथनांक का मतलब होता है पानी से गैस बनाना, क्वथनांक है। अब गलनांक तो क्रिस्टलीय ठोसों में गलनांक और क्वथनांक निश्चित होगा कि मतलब एक तरीके से मान लिया जाएगा कि इतने टेम्परेचर पे क्या होगा, इसको गलनांक से पानी में चेंज करना, मतलब बर्फ से पानी में चेंज इतने टेम्परेचर पे, एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस। अगर क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस को पानी से 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तो गैस बन जाएगी, भाप बन जाएगी। अब यहाँ पर देखा जाए इनका गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है, कितना भी हो। मतलब रबड़ को अगर पिघलाया जाएगा तो कितना भी, कांच को पिघला, मतलब कांच को एक चीज़ होती है, मतलब इनको मतलब कंपनियों में अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्मेट से चेंज किया जाता है। जैसे प्लास्टिक को हम अगर चेंज करें तो कम टेम्परेचर, कांच को चेंज करें तो अधिक, तो इसलिए ये चीज़ हमारे देखी जाती है। इसलिए हमने लिखा है कि इनका गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। तो ये हमारे पास में एक क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों का एग्जाम्पल मतलब हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसके बाद में क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, अगली हेडिंग होगी हमारी, अभी से ही डाल देते हैं, और क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो अगली हेडिंग हमारी क्या है, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण है, ठीक है। तो क्रिस्टलीय यहाँ पर हेडिंग डाल के जाते हैं, क्रिस्टलीय। और अगर ये आपको सब समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप इसे कमेंट में बता सकते हैं कि यह दिक्कत, ये समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ दिक्कत आ रही है। हम उन सब चीज़ों को परिवर्तित करने की या चेंज करने की कोशिश करेंगे अपने माध्यम से, और अच्छे और ज़्यादा वैसे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी 2027 को ध्यान में रखते हुए बढ़िया से करते रहें। इंटर की केमिस्ट्री पूरी हम जनवरी 2027 में पूरी करा देंगे, मतलब दिसंबर 2026 में ही करा देंगे। जनवरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टेस्ट सीरीज का भी प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब जनवरी तक जाएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज होंगी तो टेस्ट सीरीज हम कोर्स में ही तो लगाएंगे, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि दिसंबर में तो हो जाएगा पूरा कंप्लीट, लेकिन 2026 वो जो जनवरी 2027 है वो जनवरी में टेस्ट सीरीज का एक इसी यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोहेल पर लॉन्च करेंगे कि टेस्ट सीरीज भी आपकी होती रहें। 10-15 टेस्ट सीरीज हो जाएंगी, पेपर हो जाएंगे, PYQ हो जाएंगे, सब कुछ हम बढ़िया तरीके से करते रहेंगे। और अपनी तैयारी को आप लोग भी अच्छे से करते रहिए और हमारे चैनल को अच्छे से ज्वाइन करिए और बढ़िया से अपनी तैयारी को करिए, जिससे हमें भी एक क्या मिले, मोटिवेशन मिले और हम भी आपके तक वीडियो को प्रोवाइड कराते रहें। मिलते